की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रदेश की सरकार ने और किसी चीज में महारत हासिल की हो या ना की हो, एक चीज में महारत जरूर हासिल की है। खट्टर साहब के आसपास बैठे हुए लोग झूठ बहुत बोलते हैं और सरकार इतने धड़ल्ले से झूठ बोलती है और उसको सच बताने का प्रयास करती है कि एक बार के लिए कोई भी धोखा खा सकता है। लेकिन हम बार बार ये कहते हैं कि खट्टर सरकार के हर झूठ को बेनकाब करेंगे, पूरी तरह से झूठ के चेहरे से पर्दा हटाएंगे। आज उसी कड़ी में जो लगातार आप सब लोग जानते हैं कि प्रदेश के सारे क्लर्क लगातार हड़ताल पर हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री क्लर्कों से आमने सामने बैठ के उनके प्रतिनिधियों से बात तक नहीं करते हैं, इतना अहंकार उनके अंदर आ गया है। सीएम ऑफिस की तरफ से झूठ बोला जाता है। सीएम ऑफिस की तरफ से कहा गया कि किसी भी तरीके से ये जो पे ग्रेड मांग रहे हैं 35,400 का, ये दिया नहीं जा सकता। उसके लिए कहा गया कि सबसे ज्यादा सैलरी हम ही दे रहे हैं आसपास के स्टेट से। फिर कहा गया कि इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है कि इनको ये पे ग्रेड दिया जा सके। फिर कहा गया कि डायरी डिस्पैच का काम है सिर्फ इनको कैसे इतना पे ग्रेड दिया जा सकता है। आज इन सारे के सारे झूठ को हम बेनकाब करने जा रहे हैं, विद प्रूफ करने जा रहे हैं, विद डॉक्यूमेंट्स करने जा रहे हैं, सरकार के कागजों के आधार पे करने जा रहे हैं। एक एक करके मैं सिलसिला शुरू करता हूं। सबसे पहले पहला और सबसे बड़ा झूठ जो सरकार की तरफ से बोला गया कि क्लर्कों का काम डायरी डिस्पैच का है, इसलिए इनका पे स्केल ये नहीं हो सकता। तो मैं सबसे पहले सरकार से एक डॉक्यूमेंट के आधार पे, ये एलनाबाद की एफआईआर है जिसके आधार पे मैं ये सवाल करना चाहता हूं। इसमें 3 लोगों को आरोपी बनाया गया। श्री जितेंद्र लिपिक, चालक लाइसेंस, श्री कुलदीप मोटसरा लिपिक, वाहन पंजीकरण, श्री विक्रमदीप लिपिक, चालक लाइसेंस। ये सारे उसी लिपिक वर्ग से आते हैं या उसी स्टाफ से आते हैं, लिपिक स्टाफ से, जिनको ये कहा जा रहा है कि इनका डायरी और डिस्पैच का काम है। मैं इस एफआईआर को पढ़ रहा था और ये समझने की कोशिश कर रहा था कि इसमें इनके ऊपर आरोप दरअसल क्या है। इनके ऊपर आरोप है, जितेंद्र जो लिपिक है उनके ऊपर आरोप है कि 1,21,00,000 रुपए का इन्होंने गड़बड़ की है सरकारी खजाने में। और कुलदीप सिंह मोटसरा पर आरोप है कि 1,07,00,000 रुपए की उन्होंने गड़बड़ की है। और विक्रमदीप लिपिक पर आरोप है कि 3,50,000 रुपए की उन्होंने गड़बड़ की है। टोटल मिलाकर 2,32,21,889 रुपए के गबन का आरोप है। ये तो डायरी डिस्पैच का काम करते थे, तो ये 2 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा इनके पास कहां से आया? सरकारी पैसा इनके हाथ में कैसे था जिसका इनके ऊपर गबन का आरोप लगाया जा रहा है? उसके बाद जब मैंने इसकी डिटेल पढ़ी, एफआईआर में लिखा जाता है कि अपराध कैसे हुआ, क्या हुआ, तो मैं स्तब्ध रह गया ये पढ़ करके। आपको भी सुनना चाहिए। इसमें लिखा है कि इस कार्यालय में वाहन पंजीकरण एवं चालक लाइसेंस आदि से प्राप्त राशि को संबंधित सीट पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा संबंधित हेड में जमा व ट्रेजरी से वेरीफाई नहीं करवाया जा रहा है। आगे लिखते हैं, जबकि इससे संबंधित सेवाओं को प्रदान करने व उनसे प्राप्त आय को संबंधित सरकारी हेड में प्रतिदिन जमा करवाने की इनकी ड्यूटी थी और स्वयं बैंक में चालान सहित सरकारी पैसा संबंधित हेड में जमा करवाने के उपरांत ट्रेजरी से ऑनलाइन वेरीफाई करके वेरीफाइड चालान को अपने हस्ताक्षर से सत्यापित करके डेली कलेक्शन रजिस्टर में चिपकाना था। वह अपने रजिस्टर रिकॉर्ड कैशबुक को भी ट्रेजरी से रिकंसाइल करवाना था। ये सारे काम अगर ये कर रहे थे, इसमें अकाउंटेंट का काम भी आ गया, इसमें कलेक्शन कर रहे हैं पैसे का, उसका काम भी आ गया, डायरी डिस्पैच तो है ही इनके सिर पे। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, या तो ये एफआईआर झूठी है या फिर सरकार, सीएमओ ऑफिस सरासर झूठ बोल रहा है। दूसरा झूठ, इन्होंने कहा
कि सरकारी विभागों में इसी झूठ का अगला रूप है, जिसमें ये कह रहे हैं कि इनके पास जिम्मेदारियां बहुत लिमिटेड हैं, बहुत छोटे स्केल पे काम करते हैं। पहले तो इस झूठ का पर्दाफाश तभी हो गया जब सारे रजिस्ट्री पोर्टल्स के पासवर्ड बदलने पड़े सरकार को, और अब तहसीलदारों को ये कहा जा रहा है आप डायरेक्ट उसका इस्तेमाल करें। मैं चुनौती देता हूं, अगर तहसीलदार इसका इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, आप लोग सब डिस्ट्रिक्ट्स में पता कर लीजिएगा। कोई तहसीलदार अपने ऊपर हाथ नहीं रखना चाहता। जब गर्दन कटवानी होती है तो उसके लिए उनको एक मुर्गा चाहिए होता है। वो मुर्गा ये बेचारे लिपिक कर्मचारी हैं, गबन हो जाए तो इनके ऊपर डाल दो। तहसीलदार साहब कहेंगे नीचे से भुग्गी मार के भेजी थी जी, चेक किया था, उस लिपिक की गलती है, मैंने तो उसके ट्रस्ट पे साइन कर दिए। अब सीधे जब उनको करना पड़ेगा तो कोई नहीं करेगा अपने हाथ से। दूसरा, आरटीआई के रिप्लाई में सरकार की तरफ से हासिल किए गए दस्तावेज हैं, जिसमें मेंशन किया गया है कि किस डिपार्टमेंट के क्लर्क के पास क्या क्या वर्क अलॉटेड है। मैं आपके सामने थोड़ा सा पढ़ दूंगा जिससे आपको अंदाजा हो जाए। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस हेल्थ केयर हरियाणा डायरेक्टरेट में जो क्लर्क तैनात है, उनका काम क्या क्या पढ़िए। रिकॉर्ड कीपिंग, डायरी डिस्पैच, ई बिलिंग, इनकम टैक्स डेटा एंट्री, ओडीएमएस वर्क पेंशन डेटा, ई ऑफिस वर्क, ऑल वर्क एक्सपेंडिचर एंड रिकंसिलेशन। दूसरे विभाग पे आ जाता है, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, मैंने शुरू में कुछ पढ़े हैं बस अभी। हेल्थ सर्विसेज हरियाणा, इनकी क्या क्या जिम्मेदारी है, यहाँ जो क्लर्क तैनात है। डायरी डिस्पैच, रिसिप्ट, आरटीआई रिलेटेड वर्क, एस्टेब्लिशमेंट वर्क, एचआरएमएस पोर्टल वर्क, कोर्ट केसेस वर्क, ओडीएमएस पोर्टल वर्क, ई सैलरी वर्क, अकाउंट वर्क, ट्रेजरी एंड बैंक वर्क, ऑडिट वर्क। पता नहीं और कोई भी उस विभाग में बैठता है कि नहीं, सारा काम तो इनके सर में है। ये क्लर्कों का बता रहा हूं मैं डिपार्टमेंट वाइज, और ये ढेरों डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनकी आरटीआई द्वारा प्राप्त जानकारी है। कुछ और मैं एक दो पढ़ देता हूं आपके सामने। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस में जो क्लर्क बैठते हैं वो डायरी डिस्पैच, अकाउंट वर्क, ऑल ऑफिशियल वर्क ऑफ सब डिविजन, मेंटेनिंग करंट वर्क, फाइल रिकॉर्ड्स, प्रिपरेशन ऑफ पे बिल्स, ऑल एस्टेब्लिशमेंट वर्क, बीएलओ ड्यूटी, इलेक्शन ऑफिस, एचआरएमएस पोर्टल, सीएम विंडो वर्क, आरटीआई वर्क, सोशल मीडिया रिलेटेड वर्क। ये इतने काम करता है एक क्लर्क, और ये उसको कह रहे हैं कि उसका प्रोफाइल नहीं है। तीसरा बड़ा झूठ, इसमें बहुत सारे और डिपार्टमेंट भी हैं, आपको प्रोवाइड करा देंगे डॉक्यूमेंट्स ताकि आपकी जानकारी में रहे। तीसरा बड़ा झूठ, इन्होंने कहा कि हम आसपास के राज्यों से ज्यादा सैलरी देते हैं क्लर्क्स को। सफेद झूठ, सबसे बड़ा झूठ। इसलिए क्योंकि सी कैटेगरी में ABCD अगर हम ऑफिशियल स्केल देखें तो सी कैटेगरी में जो सबसे लोएस्ट पे ग्रेड है 1900 रुपए का, वो देती है हरियाणा सरकार। 19,900 मिलता है इनको। उससे नीचे कुछ है ही नहीं सी ग्रेड में। और ये कौन प्रेस्क्राइब करता है? ABCD, इसमें अलग अलग FLP लेवल्स बना रखे हैं। FLP 2 में, सी ग्रेड में, इससे नीचे स्केल ही नहीं है। ये केंद्र सरकार से प्रेस्क्राइब होता है, अलग अलग स्टेट्स के पास जाता है, फिर स्टेट्स तय करते हैं कि कौन सा ग्रेड देना है किस कर्मचारी को। इस सी कैटेगरी में इससे नीचे जब कोई ग्रेड ही नहीं है, कोई स्टेट गवर्नमेंट इससे कम दे ही नहीं सकती। तो पहला सफेद झूठ कि इनसे कम कोई देता है, कम तो नहीं देता। अब ज्यादा देते हैं, ये मैं आपको पंजाब सरकार का ये जो पूरा पे ग्रेड का गैजेट नोटिफिकेशन हुआ था, वो मैं आज यहां लेकर के आया हूं। मैंने इसमें जानने की कोशिश की, ये सारा जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है इसमें भी यही है। क्लर्क, रिस्टोरर, प्राइवेट सेक्रेटरी, PA, सीनियर स्केल स्टेनो, जूनियर स्केल स्टेनो, स्टेनो टाइपिस्ट, ये सारे इसमें पे बैंड 2 और 3 में आते हैं। इनकी जो ग्रेड है, जैसे हरियाणा में 1900 रुपए का पे ग्रेड दिया जा रहा है क्लर्क को, यहाँ पे 3200 रुपए से नीचे कोई पे ग्रेड ही नहीं है स्केल 2 में और 3 में। तो 3200, 3600 और 4400, ये 3 कैटेगरीज हैं जिनमें पे ग्रेड दिया जाता है। यानी यहां भी हरियाणा सरकार ने सफेद झूठ बोला कि आसपास के स्टेट्स में कम सैलरी मिलती है। जो 19,800, 19,900 का जो इनको पे ग्रेड दिया जाता है क्लर्कों को, उसके कंपैरिजन में दिल्ली में भी और पंजाब में भी, ये खुद क्लर्कों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने भी अपना रिप्रेजेंटेशन बना के
हरियाणा सरकार को लिखित में दिया है। इतने झूठे लोग हैं कि लिखित में देने के बावजूद ऐसी झूठी बातें बोल रहे हैं। 25,500 का जो पे ग्रेड है वो दिल्ली में भी और पंजाब में भी उसके इक्विवेलेंट मिलता है लगभग, और उसके ऊपर जो अलाउंसेज हैं उनको मिलाकर के 32,000 रुपए से ज्यादा पंजाब के अंदर फिलहाल मिल रहा है। और उसमें भी जो प्रोबेशन पीरियड शुरू का होता है, पंजाब के अंदर प्रोबेशन पीरियड 3 साल का है, उसके बाद हर 3 साल के ऊपर प्रमोशंस भी होते हैं, सैलरी भी बढ़ती है, सालाना जो इंक्रीमेंट लगता है वो भी लगता है। हरियाणा के अंदर लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि अगर हरियाणा का क्लर्क, जो ये कहते हैं कि जिनकी तो 10th 12th पास की रिक्वायरमेंट है, इसको कैसे दे दें इतना पैसा, अगर वो टाइप टेस्ट पास ना करें, अगर वो कंप्यूटर टेस्ट पास ना करें, तो चाहे वो 10 साल जॉब कर लें या 15 साल जॉब कर लें, 1 पैसा तनख्वाह नहीं बढ़ती उनकी, उतना ही पैसा रहता है जितना शुरुआत करते हैं जितने से। जबकि दूसरे सारे स्टेट्स में प्रोबेशन पीरियड के बाद रेगुलर इंक्रीमेंट लगता है, और अगर कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन करता है तो उसका एडिशनल फायदा मिलता है उसको। जितने आज के दिन में क्लर्क लगे हुए हैं, ये सारे यंगस्टर्स हैं जो पिछले 2 बैच में लगभग 10,000 लोगों को हायर किया गया सरकार की तरफ से। ये ज्यादातर लोग ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, और आपकी जो क्वालिफिकेशन है ज्यादातर जगहों पे वो भी यही है कि या तो 12th में फर्स्ट डिवीजन या फिर ग्रेजुएशन आपने कर रखी है। तो इसलिए ये कहना भी सरासर झूठ है कि इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पे इनको ये ग्रेड नहीं दिए जा सकते। हमारे पास ऐसा भी, मैं एक और उदाहरण आपके सामने सिर्फ रखूंगा जिसके बाद हम, अभी जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 15/2019 में कैटेगरी नंबर 3 में लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट निकाली थी, इसके लिए क्वालिफिकेशन मैट्रिक था, और इनको पे स्केल 25,500 का दिया गया जो दूसरे स्टेट्स में दिया जा रहा है। तो अगर क्लर्क्स को नहीं दिया जा सकता तो बाकी लोगों को कैसे दिया जा रहा है? और अगर बाकी लोगों को दिया जा सकता है तो कहीं ज्यादा काम करने वाले, कहीं ज्यादा बर्डन झेलने वाले क्लर्क्स को क्यों नहीं दिया जा सकता? इसलिए ये बहुत स्पष्ट है कि सरकार इस पूरे मुद्दे को भटकाने के लिए कुछ न कुछ झूठ के आधार पे लोगों के मन में ये शंका पैदा करना चाहती है कि शायद क्लर्क एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका कोई नैतिक आधार नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सारे क्लर्क जिस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं वो बहुत ही तर्कपूर्ण और बहुत ही वाजिब चीज है। जो ये पे ग्रेड मांग रहे हैं, आपने देखा पंजाब के अंदर हमने अभी जो कच्चे टीचर थे उनको जब पक्का किया तो 3 गुना उनकी सैलरी हो गई। आज से पहले की सरकारें भी उनसे इसी पैसे में यही सब काम ले रही थी, लेकिन जो जितना काम करता है उसको उसके हिसाब से उसका मेहनताना देना ये सरकारों का कर्तव्य है। क्लर्कों की मांग पूरी तरह से तर्कपूर्ण और जायज है। जो सरकार इनको धमकाने का प्रयास कर रही है, नो वर्क नो पे, और अब कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे इनके खिलाफ, कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो हम भी सरकार को ये बताना चाहते हैं, हम पूरी ताकत के साथ और हरियाणा के लोग भी पूरी ताकत के साथ अपने इन बेटे बेटियों के साथ खड़े हैं जो क्लर्क का काम करते हैं दफ्तरों में। और अगर सरकार ने कोई भी हार्श स्टेप उठाने की कोशिश की तो उसका मुकाबला सड़क पे करेंगे, उसका जवाब सड़क के ऊपर देंगे। आपके कोई सवाल है? ये एफआईआर का जिसमें हवाला दिया, कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर? ये 3 लिपिक हैं, मैं उनके नाम दोबारा पढ़ देता हूँ। तीनों लिपिक हैं। जितेंद्र लिपिक चालक लाइसेंस, दिनांक 11/5/2022 से 8/12/2022 तक। कुलदीप सिंह मोटसरा लिपिक वाहन पंजीकरण, दिनांक 11/5/2022 से 8/12/2022 तक। विक्रमदीप लिपिक चालक लाइसेंस, दिनांक 10/8/2022 से 24/4/2023 तक, और अब तक उसके बाद भी वही काम कर रहे थे डिपार्टमेंट में। मैं आपके विक्रमदीप सिरसा में भी है, मैं एलनाबाद, मैं आपको एफआईआर नंबर भी साझा कर देता हूँ। ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट के एलनाबाद पुलिस स्टेशन में अप्रैल 26/4/2023 को एफआईआर नंबर 0159 ये पंजीकृत की गई 406, 409, 420 धाराओं में। और इसकी डिटेल में तो ये तो स्पष्ट करना सरकार का काम है कि या तो ये एफआईआर झूठी है, आप फंसाते हैं क्लर्कों को, पैसा कोई और खा रहा है, सरकार में ऊपर पैसा जा रहा है,
और क्लर्कों को उसके लिए बलि का बकरा बनाया जा रहा है। या फिर अगर ये सब जिम्मेदारियां इतना कैश हैंडल करते हैं और इतना काम हैंडल करते हैं, जो कुछ लिखा है उसकी डिटेल में ये भी करना था, ये भी करना था, ये भी करना था, उसमें तो अकाउंटेंट का काम भी आ जाता है, उसमें लीगल वर्क भी आ जाता है, उसमें बैंक का काम भी आ जाता है, उसमें लिपिक का काम भी आ जाता है, डेटा एंट्री का काम भी आ जाता है, तो फिर इनको जो सैलरी दे रहे हैं वो जस्टिफाइड नहीं हो सकती किसी भी हालत में। ये आपने केवल ये बताने के लिए ऐसे ये बताने के लिए किया कि इनके पास एक बड़ी दलील बिल्कुल बिल्कुल बाकी इस एफआईआर पर आप नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। वो तो हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये क्या क्या काम करते हैं, वो सरकार बता रही है अपने डॉक्यूमेंट्स में। और कोई सवाल है? यही झूठ बताना। हाँ जी, क्लरिकल का जो काम है वो झूठ हो गया, सरासर झूठ बोल रही है सरकार। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को सामने आके क्लर्कों से बात करनी चाहिए। ये बात हम लगातार कह रहे हैं कि ऐसा क्या अहंकार हो गया मुख्यमंत्री जी की आप अगर सरपंच आते हैं बात करने उनसे बात नहीं कर सकते, अगर छात्र आते हैं सीईटी पे बात करने उनसे आप बात नहीं कर सकते, महिला उत्पीड़न के खिलाफ अपनी बात कहना है उनसे आप बात नहीं कर सकते, ओपीएस पे कर्मचारी बात करना है उनसे आप बात नहीं कर सकते। अब ये लिपिक वर्ग अपनी बात रखने के लिए आपके पास आते हैं तो आप फिर किसी अधिकारी को आगे भेज देते हैं, आप इनसे भी बात नहीं कर सकते। 5 लोग आते हैं सिर्फ क्लर्क, जो इनकी यूनियन बनी हुई है उसमें से 5 लोग आते हैं सिर्फ बात करने के लिए। मुख्यमंत्री जी का दिल इतना छोटा हो गया है कि उनके दिल में और उनके ड्राइंग रूम में 5 लोगों के लिए जगह नहीं है कि इनके साथ बैठ के आपसे संवाद कर सकें, आमने सामने बात कर सकें। जो जनता का प्रतिनिधि होता है, जनता ने चुन के जिसे भेजा हो, वही समझ सकता है जनता की समस्याएं। और अधिकारी जो अपॉइंटेड है उसकी किसी के प्रति जवाबदेही नहीं होती, उसको आप सामने बिठा के अगर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सरकार सरासर क्लर्कों की इंसल्ट भी कर रही है और इस काम को करना नहीं चाहती। आज तो आपका एजेंडा हाँ जी, आप उससे लाएगा तो संदीप सिंह का मामला कहाँ तक पहुंचा, वो आम आदमी पार्टी का कहाँ तक पहुंचा? हम लगातार उस मामले में संपर्क में हैं और मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ते में चार्जशीट उसमें फाइल हो जानी चाहिए उस मामले में। हम उसको बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अगर दोबारा इंटरवीन करने की जरूरत होगी तो हम पूरी तरह से उसके लिए तैयार हैं और हम दोबारा उस मामले में इंटरवीन करेंगे। हमको उम्मीद है, जो हमको जानकारी मिल रही है, इस सप्ताह में चार्जशीट फाइल हो जाएगी। चार्जशीट फाइल होने के बाद फिर आंदोलन ऑब्वियसली आंदोलन समाप्त नहीं होगा। उसके बाद अगला सवाल होगा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट फाइल होगी, ऐसे आरोप में, महिला उत्पीड़न के आरोप में, महिला से छेड़छाड़, महिला से गलत हरकत के आरोप में, सरकार क्या उसको तब भी मंत्री पद पे बना के रखेगी या क्या करेंगे? उसका राज्यपाल को सेट करने पड़ेंगे क्या? मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से उनके पीछे खड़े रहेंगे क्या? ये तमाम सवाल है। लेकिन हम पहले जो इन्वेस्टिगेशन किए चंडीगढ़ पुलिस ने, हम एक बार ये देखना चाहते हैं कि चार्जशीट में क्या क्या तथ्य सामने लाए जाते हैं, क्योंकि हमारी जानकारी में है कि बहुत सारे मोबाइल चैट से लेके और बहुत सारे जो डाटा है वो सारा चंडीगढ़ पुलिस को रिकवर हो गया है सर्वर से, और उसमें बहुत सारी अहम जानकारियां, बहुत से और लोगों के नाम भी हैं। तो इसलिए चार्जशीट को हम पहले ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि क्या चार्जशीट फाइल होती है, उसके बाद आपको जानकारी प्राप्त हुई है अनाधिकारिक रूप से या आधिकारिक रूप से, वो चैट में कोई आपत्तिजनक बातें हैं लिखी हुई, चैट क्या है? एक मंत्री और एक अपने जूनियर पोस्ट उनका नहीं, जो हमारी जानकारी है, चूंकि आधिकारिक तौर पे पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी और उसका पार्ट होगी वो सारी चेक। अनाधिकारिक रूप से मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूं कि उसमें न सिर्फ जो आरोप है वो एस्टेब्लिश होता है, बल्कि बहुत सारी आपत्तिजनक कॉन्वर्सेशंस उसका पार्ट है। बहुत सारे और लोग भी जो इंडल्ज रहे इस पूरे पीरियड के दौरान, दबाव डालने में भी, धमकी देने में भी, पैसा ऑफर करने में भी, उनसे संबंधित भी बहुत सारी जानकारियां इस चार्जशीट का हिस्सा होंगी, ऐसी हम उम्मीद करें। बाढ़ का अनुभव दौरा कर लिए हैं आम आदमी पार्टी के लोगों से भी निकल गए, तो आज बाढ़ की स्थिति आम आदमी पार्टी की नजर में क्या है? मैं बाढ़ का, चूंकि आपने पूछ लिया है, हमने इस पे पहले भी स्पष्ट किया था और चंडीगढ़ में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने पहले भी ये स्पष्ट किया था कि मेरा अनुभव ये कहता है, जो 13 डिस्ट्रिक्ट में घूमने के बाद और लगभग दर्जनों गांव में हर डिस्ट्रिक्ट में जाके हमने ये देखा है कि लोगों से बात की है, हमारा अनुभव ये कहता है कि 10%
ये प्राकृतिक आपदा है और 90% सरकार की हुई ऐसी गलतियां या जानबूझकर किया गया ऐसा भ्रष्टाचार है जिसकी सजा आज हरियाणा के लाखों लोग भुगत रहे हैं, जिसकी सजा सैकड़ों गांव भुगत रहे हैं। सबसे बड़ा जो इसमें घपला है और जिसको आने वाले दिनों में हम उस पर एक बहुत बड़ा कैंपेन भी शुरू करने वाले हैं, पूरे यमुना के किनारे पे जो अवैध माइनिंग चल रही है वो इस सारी आपदा की जड़ है और इसको आधिकारिक रूप से साबित भी किया जा सकता है। इसके खिलाफ ओपन सबूत मौजूद है। हम मीडिया को भी आने वाले दिनों में उन जगहों पे भी लेके चलेंगे जहां यह अवैध माइनिंग खुलेआम होती है, मंत्रियों की देखरेख में होती है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि मंत्री उन जगहों पे जाते हैं लेकिन उसके बावजूद उस अवैध माइनिंग पे कुछ एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, उसकी तस्वीरें सार्वजनिक नहीं करते हैं, जबकि उनको सब जानकारी है। ऐसी स्थिति में बहुत स्पष्ट है कि अगर यमुना के तटबंध मजबूत होते जैसे कि उत्तर प्रदेश की तरफ थे, पिछली सरकारों ने किया था, एक भी जगह यमुना नहीं टूटी, पानी तो वही था, फ्लो तो वही था, एक तरफ यूपी था एक तरफ हरियाणा था यमुना। उत्तर प्रदेश की तरफ कहीं नहीं टूटी यमुना, वहां पे कोई बाढ़ नहीं आई यमुना टूटने की वजह से। हरियाणा की तरफ 8 जगह पे यमुना का तटबंध टूटा और उन 8 जगहों के आसपास के ही सैकड़ों गांव, चाहे वो कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, कहीं के भी गांव आप देख लीजिए जहां तटबंध टूटा उसके आसपास के गांव भी उसमें डूबे। यही कहानी घग्गर के किनारे टूटने से पूरे फतेहाबाद और सिरसा के आसपास का जो पूरा इलाका है उसमें घग्गर के किनारे टूटने से ये बाढ़ आई है। अगर वो किनारे मजबूत किए होते और बाढ़ रोकथाम के ऊपर जो पैसा अलॉट हुआ 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा पिछले 9 साल में, अगर उसको खर्च किया गया होता तो ये बाढ़ आनी नहीं थी हरियाणा में। ये बाढ़ थोपी गई है और ये बाढ़ आने के बाद भी बहुत ही हैरानी की बात है, बहुत ही कष्ट की बात है कि मुख्यमंत्री जी ने ना अभी तक किसी मुआवजे का ऐलान किया है, ना उन्होंने स्पष्ट किया है कि मुआवजा किस आधार पे दिया जाएगा। शायद मुख्यमंत्री जी इंतजार कर रहे हैं कि जैसे फसल खराब होने पे करते हैं कि अपने आप ही किसान दोबारा से फसल लगा लेगा, कोई फसल नहीं लगा पाएगा, कष्ट पाके अपने आप ही किसान अपने मन को शांत कर लेगा और सरकार की तरफ से उनको कुछ न देना पड़ेगा। 11 लाख क्यूसेक और 3.5 लाख क्यूसेक की कंट्रोवर्सी क्लियर होगी। ये तो क्लियर है, मुझे लगता है तो एजेंसी की रिपोर्ट आ गई है। क्या मुझे लगता है मुख्यमंत्री कहेंगे 11 लाख क्यूसेक पहुंचा वहां। दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं कह रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट एजेंसी की रिपोर्ट कह रही है कि जो दिल्ली में पानी पहुंचा वो 11 लाख क्यूसेक पहुंचा था। हरियाणा में यहाँ से कहा जा रहा है कि हथनीकुंड बैराज से भी 3.5 लाख क्यूसेक छोड़ा गया था, लेकिन उसमें बहुत सारे तथ्य हैं। बीच में सोन नदी है, उसका पूरा पानी मिलता है, बीच में कई और सारे नाले हैं जिनका पानी यमुना नदी में मिलता है, गिरता है, और जो अल्टीमेटली एक्यूमुलेटेड जो पानी जो दिल्ली में पहुंचा था उस पर एजेंसी की रिपोर्ट ये है कि वो 11 लाख क्यूसेक के आसपास। मैं अभी नेम नहीं कर पाऊंगा, पर मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है, आपके साथ साझा करूंगा। हरियाणा सरकार तो कह रही कि दिल्ली सरकार ने जो अवैध जो यमुना के किनारों में हुआ था उसको हटाया नहीं, इसकी वजह से बाढ़ आई। तो हरियाणा में दिल्ली वाली बेल्ट में दिल्ली में 5-9 लाख क्यूसेक यहाँ से गया था, 1 लाख क्यूसेक और रोक दो जो वहाँ से दिल्ली का जो करनाल क्षेत्र से पानीपत से जुड़ेगा। यमुना नदी में रेत ही नहीं था, वो रेत का लेवल इतना ऊपर था तो जो पानी पड़ गया तो उसके ऊपर से ना रेत की वजह से दिल्ली में बाढ़ आई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री या दिल्ली सरकार की वजह से। मुझे लगता है कि ये दावा उन्होंने किया। मुझे लगता है इस बारे में तो लगभग पूरे देश को स्पष्ट हो चुका है। वो 5 बैराज तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बंद नहीं कराए थे, 5 गेट वो तो हरियाणा सरकार ने बंद कराए थे। उसकी वजह से जितना भी पानी गया हो वो अलग इशू है, लेकिन उस पानी के जाने से 15% के आसपास जो लेवल राइज हुआ वो सिर्फ और सिर्फ उन 5 गेट के बंद होने की वजह से हुआ। 31 में से अगर आप 5 गेट बंद कर देंगे तो इसका मतलब वो 15% होता है। 15% रास्ता आपने बंद कर दिया तो 15% राइज हो गया पानी का लेवल। तो 15% तो सिर्फ उन गेटों के बंद करने की वजह से, हरियाणा सरकार की वजह से दिल्ली के अंदर पानी का लेवल राइज हुआ। और जो एक्स्ट्रा पानी छोड़ा गया, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल में नहीं छोड़ा गया, उसकी वजह से भी कुछ राइज हुआ होगा। तो हमारा कहना यह है कि, और हरियाणा के अंदर भी वही स्थिति हुई, हरियाणा के अंदर भी जो प्राकृतिक आपदा की वजह से नुकसान होना था 10% होना था, और 90% नुकसान इनकी अपनी हरकतों की, भ्रष्टाचार की वजह से हुआ। वो पूरी कहानी इतनी डूबी हुई है खट्टर सरकार भ्रष्टाचार में, और इनको काम से कोई लेना देना नहीं है।
बाढ़ रोकथाम के लिए कोई काम नहीं किया। इनकी वजह से हरियाणा के भी 1300 गांव भुगत रहे हैं और दिल्ली ने भी इनकी वजह से भुगता। बहुत हद तक ये रिस्पॉन्सिबल है। उत्तर प्रदेश की साइड देखो और वहां नहीं आई बाढ़। मैं बार बार ये सवाल पूछता हूँ कि उत्तर प्रदेश की तरफ कोई किनारा क्यों नहीं टूटा, उधर कोई बाढ़ क्यों नहीं आई? हरियाणा की तरफ 8 जगह पे तटबंध क्यों टूटे? ऐसा क्या किया इन्होंने? वो स्थिति हम धीरे धीरे आने वाले दिनों में स्पष्ट भी करेंगे और आप भी चाहें तो देख सकते हैं कि 8 जगह जहां तटबंध टूटे हैं वहां बड़े पैमाने पर अवैध माइनिंग चल रही थी। 100 फुट के गड्ढे खुदे हुए थे। ये उस साजिश को कवर करने का एक तरीका होता है कि आप वहां पे उन तटबंधों को कच्चा छोड़ दीजिए। जब प्राकृतिक आपदा आएगी तो आप कह देंगे प्राकृतिक आपदा थी, और उस बाढ़ के पानी में वापस से कंकड़ मिट्टी उस 100 फुट गहरे गड्ढे में खुद जाएंगे, भर जाएंगे और आपके अवैध माइनिंग के सबूतों को किसी न किसी तरीके से नष्ट किया जा सकेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो इन्होंने जिस तरीके के अवैध माइनिंग किया वो खुलेआम है, उसके सबूत अभी भी मौजूद है। बेलगढ़ डैम पे आप कल चले जाइए। आपकी गाड़ियों के नंबर जहां आप एंट्री करेंगे बेलगढ़ की सीमा में, वहां से फोन होने शुरू होंगे सारे खुदाई करने वालों के और पूरा नेक्सस चलता है वहां पे। मैंने तो शिक्षा मंत्री जी वहां गए थे बेलगढ़ डैम पे, पर उसके कुछ ही घंटे बाद हम भी गए थे उसी बेलगढ़ डैम पे। मैंने तो खुली चुनौती दी थी शिक्षा मंत्री जी को कि चलिए साथ में चलते हैं, देख लीजिए। उन्होंने एक तरफ की फोटो दिखाई यमुना की, दूसरी तरफ भी खड़े होकर फोटो खिंचाते तो अपने आप ही पता चल जाता पीछे 100 फुट गहरे गड्ढे हैं। एक तरफ 100 फुट माइनिंग हो रखी है, एक तरफ यमुना बहती है, बीच में मिट्टी की दीवार है, देर समय टूटेगी उसको कौन रोक लेगा? तो ये सारा अवैध माइनिंग का खेल है। शिक्षा मंत्री अगर वहां बेलगढ़ डैम पे खड़े होकर भी अवैध माइनिंग का जिक्र नहीं करते हैं, उसकी फोटो साझा नहीं करते हैं, उस अवैध माइनिंग के साथ फोटो नहीं उनकी आती है कहीं भी बाहर और उसका जिक्र नहीं करते हैं, तो ये स्पष्ट बताता है या तो उनका इन्वॉल्वमेंट है या उनकी सरपरस्ती है या फिर उनकी शय पर वहां ये सारा काम हो रहा है, जिसकी वजह से वो ऐसी अवैध माइनिंग को छुपाने का, उससे मुंह मोड़ने का काम कर रहे हैं। अनुराग जी, एक सवाल हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री केवल चौहान यादव कह रहे हैं कि प्रदेश में जो क्लर्कों की हड़ताल चल रही है उसको आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी क्लर्कों की हड़ताल को सपोर्ट कर रही है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। जो वो हरियाणा में ग्रेड पे मांग रहे हैं वो ग्रेड पे आप पहले दिल्ली और पंजाब में दीजिए, फिर आप हरियाणा में उनकी सपोर्ट कीजिए। मैंने जवाहर यादव जी तो उन्होंने तो ठेका ले रखा है झूठ बोलने का, उनको तो कोई सिर पैर नहीं होता उनकी बात का। और मुझे लगता है अगर मुख्यमंत्री जी जिनको प्रदेश के चुने हुए विधायकों ने मुख्यमंत्री बना रखा है, जिम्मेदारी उनकी बनती है, किसी अपॉइंटेड ऑफिसर की नहीं। तो मुख्यमंत्री जी अगर ये बात कहते तो कुछ क्रेडिबिलिटी होती, उसका जवाब देने में भी मजा आता। लेकिन आज हमने स्पष्ट किया है ये सारे के सारे झूठ बेनकाब किए हैं। पंजाब का गैजेट नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे जारी किया है। 1900 पे ग्रेड हरियाणा के अंदर पे स्केल में रखते हैं, 3200 से नीचे कोई पे ग्रेड नहीं है टाइप 2 के लिए, FLP 2 के लिए पंजाब के अंदर। तो जो स्टार्टिंग ग्रेड भी है यहाँ 19,900 है, वहां पे 25,500 है दिल्ली के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी। और उसके अलावा भी जो अलाउंसेस मिलते हैं और बहुत सारी कंडीशंस में भी फर्क है। हरियाणा सरकार में आप टाइप टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट क्लियर किए बिना किसी क्लर्क का एक पैसा सैलरी नहीं बढ़ती, चाहे वो 10 साल काम कर ले, 15 साल काम कर ले। एडिशनल क्वालिफिकेशन लेनी पड़ती है। एडिशनल क्वालिफिकेशन लेने के बाद तो फिर उसका पे ग्रेड चेंज हो जाना चाहिए, नहीं होता है। उसमें सिर्फ इंक्रीमेंट्स लगते हैं रेगुलर। और पंजाब के अंदर 3 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद आपकी सैलरी राइज हो जाती है, फिर हर 2-3 साल के बाद प्रमोशन का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है किस किस तरीके से होगी। ऐसा ही बाकी राज्यों के अंदर भी, कई राज्यों के अंदर है। हरियाणा का ये कहना कि हम दूसरे राज्यों से ज्यादा देते हैं, इससे सफेद झूठ कोई हो ही नहीं सकता। केंद्र सरकार पे स्केल तय करती है, A, B, C कैटेगरी में, FLP 1, 2, 3 कैटेगरी में किसको कितना मिलेगा। जो सबसे लोवेस्ट टाइप सी जॉब में जो सबसे लोवेस्ट पे स्केल है 19,900 का, वो दे रही है हरियाणा सरकार। उससे नीचे तो कुछ हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता उससे नीचे कोई दे दे। तो इसलिए ये तो पहली नजर में स्पष्ट हो जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरा है, मैंने अपनी पीसी में ये क्लियर किया है कि जो वर्क प्रोफाइल बताया जा रहा है क्लर्कों का वो सरासर गलत है। उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, उनसे कई तरह की एक्सपर्टीज जॉब्स कराई जाती है और उसके एवज में उनको अच्छा पैसा जो मिलना चाहिए अपने सैलरी के रूप में वो नहीं मिलता है। तो इसलिए हम पूरी तरह से, इसमें तो कोई शक नहीं है। जवाहर यादव जी क्या बताएंगे, आम आदमी पार्टी खुद बताती है कि हम खुले तौर पर क्लर्कों की इस मांग का समर्थन करते हैं। उनको जो पे ग्रेड मिलना चाहिए वो उनके वर्क प्रोफाइल से मैच करना चाहिए। आज के हालात में वो बहुत कम है
और उसको बेटर करने के बारे में अगर मुख्यमंत्री जी आमने सामने बैठ के बात करते तो कहीं बीच बचाव की बात भी आ जाती। क्लर्क भी इतने अहंकार में नहीं है जितने मुख्यमंत्री जी, लेकिन अगर आप सिरे से खारिज कर देंगे किसी बात को तो फिर आपको ये भी समझना चाहिए कि इन्हीं क्लर्कों के कंधों पर सरकार चल रही थी। हम भी देखते हैं कितने तहसीलदार कितनी रजिस्ट्री करते हैं आज से, हम भी देखते हैं कितने लाइसेंस बनते हैं, कितने वाहन रजिस्टर होते हैं। ये लोगों के बीच में क्लर्कों की गलत इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे क्लर्क कोई अनैतिक चीज मांग रहे हैं, अपने हक से ज्यादा मांग रहे हैं। लेकिन उनकी पूरी बात सुनने के बाद, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद, उनका मांग पत्र देखने के बाद ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि वो अपना जायज हक मांग रहे हैं और उनको कम से कम मुख्यमंत्री के साथ आमने सामने बैठ के चर्चा करने का अधिकार है। मुख्यमंत्री उससे बच के, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 24 में हार गया तो चादर ओढ़ के सो जाऊंगा, लेकिन लग रहा है कि अभी से चादर ओढ़ के किसी कोने में सो गए हैं। वो अपने ऑफिसर्स को भेज देते हैं और वो ऑफिसर्स इतने अहंकारी स्वभाव में ये कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, कर लो जो करना है आपको। ऐसे सरकार की चला करती लोकतंत्र में मुख्यमंत्री जी को सामने आके क्लर्कों के प्रतिनिधियों से बात करें। सर, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने समर्थन दिया वहाँ पे दिल्ली में, तो हरियाणा में क्या स्टेटस आपका? कांग्रेस के साथ लड़ेंगे या अलग अलग? आज उस जो अध्यादेश दिल्ली की लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार लेकर के आई थी, आज उसको सदन में उस पर बिल प्रस्तुत किया जाना है और सारी 26 पार्टियां जो इंडिया का हिस्सा है, वो 26 पार्टियां मिल के इस अध्यादेश का, इस बिल का विरोध करेंगे सदन के अंदर। और लोकतंत्र को बचाने के लिए सारी पार्टियां एक जगह पे आई है, एक मंच पे आई है। ये वार्ता आगे कहां तक जाती है, राजनीतिक गठबंधन का क्या रूप होता है, क्या सीट शेयरिंग होगी नहीं होगी, ये सब भविष्य की बातें हैं। अभी इस बारे में कोई चर्चा शुरू नहीं हुई है। जब इस पे चर्चा होगी तो समय समय पे आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू।